Hello, friends. How are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share, and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी ऑल डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स। अब तक हमने मैनेजमेंट अकाउंटिंग वन में से काफ़ी सारे थियोरी टॉपिक्स देखे हुए हैं। अब जो हमारा एक दूसरा अकाउंट है जो कि है कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग, उसके में से एक ही थियोरी टॉपिक है वो आज हम करने वाले हैं। वैसे कॉस्ट एंड फाइनेंस के यूनिट नंबर 1 एंड 2, प्रोसेस 1, 2, 3 सब कुछ सर ने चलाया हुआ है। अब जो सर चला रहा है वो है मार्जिनल कॉस्टिंग, यूनिट नंबर 3 में वो आता है। बट यूनिट नंबर 3 में मार्जिनल कॉस्टिंग के साथ एक और छोटू चैप्टर है जिसका नाम है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग मार्जिनल के साथ में पूछा जाता है और मिनिमम एक ही क्वेश्चन इसमें से आएगा, यानी कि मतलब यूनिवर्सिटी में इसमें से एक ही क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मार्जिनल के साथ ऑप्शनल में जाता है, बट अगर देखने जाओ तो बहुत ही अच्छा चैप्टर। मोस्टली इसमें सारी डेफिनेशन ही है, आपको सब कुछ इसमें डिसीजन मेकिंग में डेफिनेशंस ही प्रिपेयर करनी है। और एक डेफिनेशन तो 7 मार्क्स में नहीं आ सकती, पर एक से ज़्यादा डेफिनेशन अटेम्प्ट करना हो ऐसे क्वेश्चंस वो लोग यूनिवर्सिटी में पूछेंगे। तो स्टार्ट करें कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग सब्जेक्ट का यूनिट नंबर 3 का डिसीजन मेकिंग छोटू चैप्टर। चलिए, जैसा कि मैंने आपको कहा, ये डिसीजन मेकिंग चैप्टर में सारे हमें डेफिनेशंस ही करनी है। तो डेफिनेशंस में सबसे पहले डेफिनेशन दैट इज़ रिलेवेंट कॉस्ट, और सारी के सारे डेफिनेशन कॉस्ट से रिलेटेड है, बिकॉज सब्जेक्ट का नाम भी है कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो इसमें कॉस्ट से रिलेटेड बहुत सारी अलग अलग डेफिनेशन आएगी जो आपके डिसीजन के कारण इफेक्ट होगी। तो इसीलिए चैप्टर का नाम है डिसीजन मेकिंग। सबसे पहला डेफिनेशन दैट इज रिलेवेंट कॉस्ट, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस कह सकते हो। यूनिवर्सिटी में अब तक जितने साल क्वेश्चंस पूछे मोस्टली ये रिपीटेडली आपको पूछा गया है। तो चलिए देख लेते हैं रिलेवेंट कॉस्ट का मीनिंग। रिलेवेंट कॉस्ट इज एनी कॉस्ट विच इज अफेक्टेड बाय अ डिसीजन while making decision about selecting an alternative or from the 3 or 4 alternative. There are certain cost which must be taken into consideration which are relevant cost। यानी कि रिलेवेंट कॉस्ट क्या है, तो रिलेवेंट कॉस्ट के बारे में पहली 3 लाइन ये बता रही है जो आपके डिसीजन के कारण इफेक्ट होगा, दैट इज़ योर रिलेवेंट कॉस्ट। जब भी आप कोई डिसीजन मेकिंग करते हो तो देर आर एन अल्टरनेटिव, मोर देन 3 और 4 अल्टरनेटिव्स आर देयर। सर्टेन कॉस्ट मस्ट बी टेकन इनटू कंसिडरेशन विच आर रिलेवेंट कॉस्ट। जब भी आप कुछ सेलेक्ट करते हो तो आपके डिसीजन के कारण वो कॉस्ट अराइज हुआ, इसीलिए वो आपके लिए रिलेवेंट कॉस्ट है। मतलब जो डायरेक्टली इफेक्ट होता है डिसीजन के साथ। अगर आपने डिसीजन लिया, कॉस्ट इफेक्ट हुआ, दैट इज़ योर रिलेवेंट कॉस्ट। अभी इसका एग्जांपल भी देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ़ अ कंपनी क्लोज डाउन अ ब्रांच, देन स्टाफ सैलरीज, वेजेस, electricity and telephone charges etc are stopped एंड आर नॉट टू बी पेड। देखो, अगर कोई कंपनी है जो अपनी ब्रांच बंद कर रही है, वो अगर डिसीजन ले रही है कि भाई हमें ब्रांच बंद कर देनी है, तो उनको कर्मचारियों को सैलरी नहीं देना पड़ेगा, वेजेस नहीं देना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी इवन टेलीफोन चार्जेस ये सारे खर्चे बंद हो जाएंगे। तो ये रिलेवेंट कॉस्ट हुआ कि नहीं, आपके डिसीजन के कारण ये सारे खर्चे नहीं करने पड़े, तो दैट इज़ योर रिलेवेंट कॉस्ट। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बारे में आगे अगर लिखना हो आपको, वैसे आपको एग्जाम में सिर्फ मीनिंग और एग्जाम्पल नहीं लिखने, अगर उसके बारे में कुछ और भी जानते हो तो वो भी मेंशन करना है। देखो थर्ड पैराग्राफ, देयर आर सर्टेन कॉस्ट विच आर नॉट नेसेसरी टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन व्हाइल सिलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव एंड दे आर कॉल्ड इनरिलेवेंट कॉस्ट। देखो, सभी कॉस्ट ऐसे नहीं होती जो आपके डिसीजन के कारण इफेक्ट हो। कुछ कॉस्ट ऐसी भी होती है जो आपके डिसीजन के कारण इफेक्ट नहीं होती, उसको कोई उस कॉस्ट में कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो उसको बोलेंगे हम इनरिलेवेंट कॉस्ट। इससे एग्जैक्ट उल्टा, जो आपके डिसीजन के कारण इफेक्ट हो उसको रिलेवेंट बोलेंगे, जो आपके डिसीजन के कारण इफेक्ट ना हो तो उसको बोलेंगे इनरिलेवेंट कॉस्ट। राइट? चलिए अब इसके में भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। इफ़ अ बिल्डिंग हैज़ बीन टेकन ऑन लीज for the branch and lease rent has been paid
in advance, then lease rent is irrelevant cost for taking a decision, because closing down or not closing down the branch has no effect on the अमाउंट ऑफ लीज रेंट। देखो, अगर आपकी बिल्डिंग जो है जिसमें आप फैक्ट्री चला रहे हो, अगर वो लीज पे आपने लिया हुआ है, तो उसका अगर लीज आपने यानी कि लीज रेंट जो आपको रेंट देना होता है ना, अगर वो आपने एडवांस ही पेड कर दिया है तो वो आपके लिए इनरेलेवेंट कॉस्ट है, क्योंकि आपने अगर ब्रांच क्लोज करने का डिसीजन लिया हो या नहीं लिया हो, पर आपके जो लीज रेंट में उसकी कोई इफेक्ट होती नहीं है, तो मतलब आपके ब्रांच क्लोज करने से या ना करने से जिस कॉस्ट को कोई फर्क नहीं पड़ता, दैट इज योर इनरेलेवेंट कॉस्ट। आपके डिसीजन के साथ उसका कोई कनेक्शन बिल्कुल नहीं है, तो दैट इज योर इनरिलेवेंट कॉस्ट। क्लियर? तो आपको रिलेवेंट कॉस्ट पूछे, उसको डिटेल एक्सप्लेन करना हो, रिलेवेंट कॉस्ट का मीनिंग समझाओ, एग्जाम्पल समझाओ, इनरिलेवेंट कॉस्ट को मेंशन करो और उसका एग्जाम्पल दे सकते हो, राइट? ये आपका फर्स्ट कॉस्ट रहेगा। चलिए, दूसरा हम कॉस्ट का मीनिंग लेने जा रहे हैं, वो है दैट इज इंक्रीमेंटल कॉस्ट। अब नाम में ही मीनिंग छुपा हुआ होता है, अगर आप समझ सकते हो तो चलिए उसको देख लेते हैं। व्हेन द कॉस्ट इंक्रीज ड्यू टू अ पर्टिकुलर डिसीजन, इट इज कॉल्ड इंक्रीमेंटल कॉस्ट। देखो, जो कॉस्ट आपके डिसीजन के कारण इंक्रीज हो रही है पर्टिकुलर डिसीजन, तो उसको इंक्रीमेंटल बोलेंगे। एंड द कॉस्ट डिक्रीज ड्यू टू पर्टिकुलर डिसीजन इज कॉल्ड डिक्रीमेंटल कॉस्ट। देखो, इंक्रीमेंटल के साथ साथ डिक्रीमेंटल कॉस्ट साथ में फ्री में आ रहा है। इंक्रीमेंटल मतलब जो आपके डिसीजन के कारण कॉस्ट इंक्रीज होगा, तो दैट इज योर इंक्रीमेंटल। आपके डिसीजन के कारण अगर कॉस्ट डिक्रीज हो रहा है, दैट इज योर डिक्रीमेंटल कॉस्ट। इसमें भी आगे देख लेते हैं। द कंपनी एट प्रेजेंट sells its product at rupees 15 per unit, while its variable cost per unit is rupees 7, and the offer for this order is made at rupees 10 per unit. This order must be accepted because it has not to buy any additional resources nor has to be incurred any extra fixed cost. The incremental cost of this order is only rupees 7 per unit, which is variable cost. देखो, यहाँ पे एग्जाम्पल पूरा दिया हुआ है। एग्जाम्पल को मैं फिर से अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ जो मैंने रीड किया। यहाँ पे बताया गया है, कंपनी अपनी प्रोडक्ट सेल कर रही है एट रुपीज़ 50 पर यूनिट, वो 15 रुपये में बेच रही है, और उसकी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी है? 7 रुपीज़। 15 की चीज़ वो 7 में 7 की चीज़ जो है वेरिएबल कॉस्ट वो 15 में बेच रही है, और उनको ऑफर मिला है कि पर यूनिट 10 रुपीज़ का ऑर्डर मिला है, तो ये ऑर्डर सेलेक्ट किया जाएगा। क्या रीज़न है? क्योंकि देखो, ये जो प्रोडक्ट उनको 7 रुपये पड़ रही है, तो उनको तो 7 रुपये में ही बनाना है, तो एडिशनल कोई और रिसोर्सेस नहीं लगेगा, कोई एक्स्ट्रा फिक्स कॉस्ट नहीं लगेगी, तो उनके लिए इंक्रीमेंटल कॉस्ट कितनी रही? जो आप अगर डिसीजन लोगे कि भाई हमें 10 रुपीज़ वाला ऑर्डर है, एक्सेप्ट करना है, तो आपको तो 7 रुपये में ही प्रोडक्ट बन जाएगी, तो आपके लिए इंक्रीमेंटल कॉस्ट कितनी हुई? 7 रुपये, जो कि एक वेरिएबल कॉस्ट है, राइट? तो इंक्रीमेंटल का दूसरा मीनिंग भी आप कह सकते हो वेरिएबल, जिसमें फिक्स कॉस्ट के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, मतलब आपके डिसीजन के कारण अगर कॉस्ट इंक्रीज होगा तो वो आपके लिए इंक्रीमेंटल कॉस्ट है। यहाँ पे मुझे 15 रुपये की चीज़ 7 रुपये में बन रही है वेरिएबल कॉस्ट, अगर 10 रुपये का ऑर्डर भी मिलता है तो भी मैं एक्सेप्ट करूँगा, क्योंकि मेरे तो 7 रुपये में ही प्रोडक्ट बन रही है, राइट? तो मेरे लिए इंक्रीमेंटल कॉस्ट कितना हुआ? 7 रुपये। चलिए आगे भी एक और डेफिनेशन देख लेते हैं, संक कॉस्ट। और ज़्यादातर लोगों को इसका मीनिंग ही नहीं पता होता, पास्ट कॉस्ट जिसे बोला जाता है। संक कॉस्ट का मीनिंग हम देख लेते हैं। This cost is already incurred in such costing. Cost is always the result of decision made in the past. Some cost is cost which is already incurred, and even if the project for which it is incurred is closer down, such cost continue. देखो, इन रिलेटेड संक कॉस्ट क्या है? द कॉस्ट विच इज़ ऑलरेडी इंकर्ड, जो पहले ही इंकर्ड हो चुकी है। सर्च कॉस्ट ऑलवेज रिजल्ट द डिसीजन मेड इन पास्ट, जो पास्ट में अगर आपका डिसीजन आ चुका है उसके साथ कनेक्शन में है। जो कॉस्ट पहले हो चुकी है, इवन आपने ब्रांच क्लोज कर दिया हो फिर भी ये कॉस्ट लगती रहती है, तो दैट इज़ योर संक कॉस्ट। एग्जाम्पल थे तो समझो, डेप्रिसिएशन।
अगर आपने पूरा मशीनरी लिया है तो मशीनरी के पे वर्क करो या ना करो, टाइम टू टाइम उस पर डेप्रिसिएशन तो लगेगा, उसमें थोड़ा सा तो बदलाव आएगा, वो मशीन इतना यूज़फुल नहीं रहेगा जैसा वो नया वाला होता है तब रहता है। तो डेप्रिसिएशन आपके लिए संक कॉस्ट हुआ, क्योंकि आप काम करो या ना करो उस पर डेप्रिसिएशन तो लगेगा ही लगेगा। वैसे ही एक और एग्जांपल दूँ, जैसे कोई प्रोजेक्ट लेना हो तो उसके लिए पता है आप टेंडर प्रिपेयर करते हो। टेंडर सुना होगा आपने कि अगर रोड कॉन्ट्रैक्ट है या ब्रिज कॉन्ट्रैक्ट है तो गवर्नमेंट उनके सबके पास से टेंडर मंगवाती है कि भाई आप कितने में हमें ये बना के दोगे, ब्रिज बना के दोगे, रोड कितने में बना के दोगे। तो जब आप टेंडर के लिए कोई प्रिपेयर करते हो ना ऐसा डेटा, तो टेंडर के लिए आपने कुछ खर्चा किया होता कि ये प्रिपेयर करने में आपके लिए कुछ खर्चे होंगे, जैसे कि कोई एक्सपर्ट बंदा है उसको रखा तो उसने आपको खर्चा दिया, तो वो टेंडर प्रिपेयर करने में आपने खर्चा किया। पर मान लो गवर्नमेंट ने आपको कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया, किसी और को दे दिया, तो आपके लिए तो वो प्रोजेक्ट में फालतू का खर्चा हो गया ना, वो प्रोजेक्ट आपको मिला भी नहीं और खर्चा भी हुआ, तो दैट इज़ योर संक कॉस्ट। मतलब इसमें ये कह सकते हो संक कॉस्ट विल बी इनरिकवरेबल। इनरिकवरेबल का मतलब होता है वो कभी आपको वापस मिलती नहीं है। अब खर्चा हो गया तो भूल जाओ, दैट इज़ योर संक कॉस्ट। समझ में आ रहा है मीनिंग? मैंने बहुत अच्छे से समझाया आपको, क्लियर? चलिए नेक्स्ट कॉस्ट का सफ़र आगे बढ़ाते हुए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लेंगे। आपके पास भी अपॉर्चुनिटी है ये टॉपिक अच्छे से सीखने का, पर ये कॉस्ट आपके लिए डेंजरस होगी, उसका मीनिंग समझना थोड़ा इजी नहीं रहेगा। व्हेन अ मैनेजर इज कंसिडरिंग two alternatives and selects one, he has thus forgot the income from the second alternative. This the income of foregone from second alternative is the opportunity cost of the first alternative which is selected। यहाँ पे देखो 3 लाइन दी गई है आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के लिए। पहले ये लाइंस को समझ लेते हैं। मैनेजर जो है वो उसके पास 2 अल्टरनेटिव्स है और वो एक सिलेक्ट कर रहा है, राइट? तो उसको दूसरा जो ऑप्शन है ना जो उसने नहीं सिलेक्ट किया उसकी इनकम वो फॉरगॉन करेगा, यानी वो उसकी इनकम आपको भूल जानी पड़ेगी। तो आपने जो सेकेंड अल्टरनेटिव की इनकम भूल गए हो ना, द इनकम फॉरगॉन फ्रॉम सेकेंड अल्टरनेटिव इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर फर्स्ट अल्टरनेटिव। आपके लिए दूसरे जो अल्टरनेटिव था उसकी इनकम फर्स्ट अल्टरनेटिव के लिए क्या बन जाएगी? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। चलो इसको एक अच्छे से एग्जांपल के साथ समझते हैं। अगर मान लो कि मैं एक मैन्युफैक्चरर हूँ और मैं 2 प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग कर सकता हूँ, यानी 2 प्रोडक्ट मैं मैन्युफैक्चर कर सकता हूँ, सपोज टी प्रोडक्शन एंड कॉफ़ी प्रोडक्शन। अगर मैं सिलेक्ट करूँ कि मुझे टी मैन्युफैक्चरिंग करनी है, चाय बनानी है, तो कॉफ़ी की इनकम मुझे भूल जानी पड़ेगी, राइट? मैं जो कॉफ़ी बना सकता था वो मैंने नहीं बनाई, तो मैं चाय बना रहा हूँ, तो चाय के लिए कॉफ़ी की इनकम क्या हो जाएगी? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो इस तरीके से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को आप प्रेजेंट कर सकते हो, राइट? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बाद एक और कॉस्ट पे जाएंगे, दैट इज़ अवॉइडेबल कॉस्ट, और उसका दूसरा नाम है एबनॉर्मल वेस्टेज। नाम में मीनिंग छुपा हुआ है, अवॉइड, जिस कॉस्ट को आप अवॉइड कर सकते थे। तो चलिए उसको डिटेल में देख लेते हैं। These costs are incurred but should have been avoided. It has not added to the efficiency of performance in given conditions. For example, if a standard of wastage in a manufacturing process is fixed and the actual spoilage or wastage turns out to be more than that the cost of excess wastage is called avoidable cost. Similarly, if the cost of advertisement on television is more than the industry average, then the cost of excess advertisement is an avoidable cost. अवॉइडेबल कॉस्ट का बड़ा सा पैराग्राफ हमें ये समझाना चाह रहा है। पहले लाइन में उसका मीनिंग, कॉस्ट आर इनकर्ड बट शुड हैव बीन अवॉइडेड। भाई जी ये कॉस्ट होती तो है पर उसको अवॉइड किया जा सकता था, मतलब कॉस्ट तो होगी पर उसको कम किया जा सकता था। किस चीज़ से? तो दूसरा सेंटेंसेस देखो, इट हैज़ एडेड टू द एफिशिएंसी ऑफ परफॉर्मेंस इन गिवन कंडीशन। अगर अच्छी एफिशिएंसी से काम करते
तो ये कॉस्ट कम हो सकती थी, तो उसको हम अवॉइडेबल कॉस्ट बोलेंगे। अवॉइडेबल कॉस्ट का दूसरा नाम एबनॉर्मल वेस्टेज। एग्जाम्पल में पहला एग्जाम्पल हमें ये समझा रहा है, अगर आपने स्टैंडर्ड वेस्टेज कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कर रहे हो तो उसमें कुछ स्टैंडर्ड वेस्टेज होगे ही होगे। मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तो वेस्टेज तो होना ही है, बट ये कह रहा है कि अगर एक्चुअल जो वेस्टेज है उससे ज़्यादा एक्सेस वेस्टेज हो ना, तो उसको हम बोलेंगे अवॉइडेबल कॉस्ट। एक और एग्जाम्पल एडवर्टाइजमेंट का दिया है, अगर आप एडवर्टाइजमेंट दे रहे हो टेलीविज़न पे, अगर इंडस्ट्री की जो एवरेज टेलीविज़न एडवर्टाइजमेंट की कॉस्ट है, हाँ, अगर टीवी पे देने वाली एडवर्टाइजमेंट की जो एवरेज कॉस्ट है, आपका कॉस्ट अगर उससे ज़्यादा आ रहा है ना एडवर्टाइजमेंट, तो उसको हम बोल सकते हैं अवॉइडेबल कॉस्ट। मतलब दूसरे लोगों से आपका कॉस्ट बढ़ा, यानी आपने अच्छे से काम नहीं किया, तो उसको अवॉइडेबल कॉस्ट बोला जा सकता है। क्लियर हो रहा है मीनिंग? ओके, चलिए अवॉइडेबल कॉस्ट का दूसरा उसका भाई सिमिलरली एक और मीनिंग अनअवॉइडेबल कॉस्ट, यानी जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, जिसके दूसरे नाम नॉर्मल वेस्टेज एंड फिक्स कॉस्ट। मीनिंग देखेंगे अनअवॉइडेबल कॉस्ट का, such costs are necessary and cannot be avoidable within the norms provided. For example, if a building has been rented for a particular time period, then rent on it has to be paid during that time period. It cannot be avoided. It is a fixed कॉस्ट। देखो यहाँ पे बताया गया है जिस कॉस्ट को आप अवॉइड नहीं कर पाओगे वो आपके लिए अनअवॉइडेबल कॉस्ट है। फॉर एग्जांपल बिल्डिंग का अगर रेंट दे रहे हो आप बिल्डिंग रेंट पे, तो रेंट आपको वो टाइम पीरियड के हिसाब से पे करना पड़ेगा, दैट इज़ अनअवॉइडेबल, जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, दैट इज़ योर अनअवॉइडेबल कॉस्ट, जिसका दूसरा आप फिक्स कॉस्ट भी बोल सकते हो, राइट। अब नेक्स्ट कॉस्ट जो हम लेने जा रहे हैं, डेंजरस डिस्क्रिमिनेटरी कॉस्ट। अब डिस्क्रिमिनेटरी कॉस्ट क्या है उसको मीनिंग भी देख लेते हैं। फिक्स कॉस्ट मे बी क्लासिफाइड इनटू कमिटेड कॉस्ट एंड डिस्क्रिमिनेटरी कॉस्ट। कमिटेड कॉस्ट कैन नॉट बी अवॉइडेड while the discriminatory cost can be avoided. फॉर एग्जाम्पल एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, यानी एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट। अब देखो यहाँ पे क्लियरली बताया गया है कि अगर आप फिक्स कॉस्ट बोल रहे हो ना, तो फिक्स कॉस्ट को दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक कमिटेड कॉस्ट, यानी जो कॉस्ट आप अवॉइड नहीं कर पाओगे, और दूसरा होता है डिस्क्रिमिनेटरी कॉस्ट, वो आप अवॉइड कर सकते हो। जैसे कि अगर वो कॉस्ट ना करते तो भी चल जाता, जैसे कौन सा कॉस्ट, एडवर्टाइजमेंट का। अगर एडवर्टाइजमेंट के बिना भी आपकी प्रोडक्ट चल रही है तो क्या एडवर्टाइजमेंट करना ज़रूरी है? एडवर्टाइजमेंट तब कौन सी कॉस्ट बन जाता है? डिस्क्रिमिनेटरी कॉस्ट, यानी नहीं करो तो चल जाता है। एग्जैक्ट गुजराती बताओ इसका, तो स्वैच्छिक, अपने आप करते हो वैसी कॉस्ट, अपनी इच्छा से वो कॉस्ट करते हो, राइट। तो स्वैच्छिक कॉस्ट उसको बोला जाता है, एग्जैक्ट परफेक्ट गुजराती, पर हम इंग्लिश याद रखेंगे। डिस्क्रिमिनेटरी कॉस्ट मतलब जो अवॉइड नहीं हो सकती, राइट। एक और मीनिंग देख लेता है, दैट इज़ कॉमन कॉस्ट, जिसको आप बोल सकते हैं ओवरहेड, जो होते ही है। तो कॉमन कॉस्ट का मीनिंग देखेंगे, कॉमन कॉस्ट आर दोज कॉस्ट विच आर incurred not for a particular unit's job or cost enter but is incurred for all of them, has to be appointed for over this cost centers or job. For example, overheads are not incurred for a particular cost unit or cost center for a particular job or कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे पूरे पैराग्राफ में हमें ये समझाना चाह रहा है, कॉमन कॉस्ट वो कॉस्ट है जो किसी पर्टिकुलर यूनिट, जॉब या कॉस्ट सेंटर के साथ जुड़ा हुआ नहीं होता, यानी उसका कनेक्शन तो किसके साथ होता है, वो पर्टिकुलरली इंकर्ड हो रहा है क्योंकि आप वो काम कर रहे हो। जैसे ओवरहेड में क्या होता है, पर्टिकुलर यूनिट के साथ भले कनेक्शन में ना हो, पर ओवरहेड के बिना आपका कॉस्ट वो पॉसिबल नहीं है पूरा प्रोडक्शन। जैसे कि ओवरहेड के एग्जांपल दूँ तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशंस ओवरहेड होता है, एडवर्टाइजमेंट ओवरहेड होता है, ऑफिस ओवरहेड होता है, तो वो सारे ओवरहेड्स आपके लिए ज़रूरी है, दैट इज़ योर कॉमन कॉस्ट। वो तो नॉर्मली होती है पर वो डायरेक्ट कनेक्शन में नहीं होता। क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट डेंजरस मीनिंग देखने जा रहे हैं, दैट इज़ ट्रेसेबल कॉस्ट। अब ये ट्रेसेबल कॉस्ट के दूसरे नाम है डायरेक्ट और वी कैन से वेरिएबल कॉस्ट। उसका मीनिंग बहुत इजी रहेगा,
It is a cost which can be easily identified with a cost center, cost unit, job or process and can be directly charged to that cost center or cost unit. Direct material, direct labor and the other direct expenses can be easily identified in the fact that it is a direct cost which forms a particular part of the prime cost of a product और जॉब. देखो ट्रेसेबल कॉस्ट क्या है, तो वो जो इजीली आइडेंटिफाई हो जाती है किसी भी आप जॉब प्रोसेस या कोई भी काम कर रहे हो, जो भी यूनिट आप प्रोडक्शन कर रहे हो उसके साथ इजीली आइडेंटिफाई हो जाती है जो डायरेक्ट कनेक्शन में है. मतलब तो ऐसी कौन कौन सी कॉस्ट है? मटेरियल की कॉस्ट है, जैसे आप प्रोडक्शन बढ़ाओगे मटेरियल बढ़ेगा, हाँ प्रोडक्शन बढ़ाओगे लेबर भी ज़्यादा पे करना पड़ेगा, लोगों को ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे. और दूसरे जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, तो उसको हम ट्रेसेबल कॉस्ट बोलेंगे, जो आपके प्रोडक्शन के साथ डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, जो आपकी पार्ट ऑफ प्राइम कॉस्ट है बच्चों. तो प्राइम कॉस्ट का मीनिंग भी आपको पता होगा, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल और दूसरे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, हाँ दूसरी वेरिएबल कॉस्ट जो आपकी प्राइम कॉस्ट का पार्ट है, तो इसको हम ट्रेसेबल कॉस्ट बोलेंगे. एक और मीनिंग देख लेते हैं, वो एक्स्ट्रा कॉस्ट है जॉइंट कॉस्ट. जॉइंट कॉस्ट का भी मीनिंग उसके नाम में छुपा हुआ है. जॉइंट कॉस्ट आर दोज कॉस्ट विच आर कॉमन to the processing of joint product or byproducts up to the points of separation. Such costs are the cost of the same process in which two or more joint products are processed and separated at the end of that process. अब देखो जॉइंट कॉस्ट का मतलब क्या होता है? ऐसी कॉस्ट जो कॉमनली प्रोसेसिंग में होती है जब भी आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो और उसमें से बाय प्रोडक्ट जब तक अलग नहीं होती. मतलब आप भी कोई प्रोडक्शन कर रहे हो और उसमें एक से ज़्यादा प्रोडक्ट है, पर जब तक वो प्रोडक्ट अलग नहीं होती तब तक कि आपके जितनी भी कॉस्ट है दैट इज योर जॉइंट कॉस्ट. अगर आप पनीर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, हाँ तो पनीर स्टार्टिंग में आप मिल्क में से बना रहे हो, तो मिल्क में से बटर मिल्क निकलेगा और फिर पनीर निकलेगा. तो अगर वो जब तक वो दोनों अलग नहीं होता तब तक आप मिल्क में जो भी प्रोसेसिंग कर रहे हो तो वो आपके लिए जॉइंट कॉस्ट होगी. मतलब जो दो या तीन प्रोडक्ट फिर बाद में अलग होने वाली है, पर जब तक वो अलग नहीं होती तब तक की कॉस्ट आपके लिए क्या है? जॉइंट कॉस्ट. तो उसका मीनिंग बहुत ही ईजी रहता है. क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट कॉस्ट देख लेते हैं. एक्स्ट्रा कॉस्ट में सबसे पहले हिस्टोरिकल कॉस्ट. हिस्टोरिकल कॉस्ट का मीनिंग द कॉस्ट विच आर डिटरमाइंड आफ्टर दे आर इंकर्ड आर कॉल्ड हिस्टोरिकल कॉस्ट. सच कॉस्ट कैन बी डिटरमाइंड ओनली आफ्टर प्रोडक्शन इज completed. They are ऑफ नो यूज़ फॉर कंट्रोल पर्पस. देखो क्लियर है कि जो कॉस्ट इंकर्ड होने के बाद, डिटरमाइंड आफ्टर दे आर इंकर्ड, मतलब होने के बाद अगर आप उसको ढूंढते हो जो कॉस्ट ऑलरेडी हो जाती है तो उसको हम बोलेंगे हिस्टोरिकल कॉस्ट, जो प्रोडक्शन कंप्लीट होने के बाद ही ढूंढा जाता है. राइट? तो उसके लिए उसको हम कंट्रोल के लिए बिल्कुल यूज़ नहीं कर सकते. सीधी सी बात है, जो कॉस्ट हो जाती है फिर आप उसको फाइंड आउट करते हो तो उसको हम कंट्रोल पर्पस के लिए नहीं यूज़ कर सकते. तो हिस्टोरिकल का तो बहुत सिंपल मीनिंग निकलता है, पर ये बहुत ही कम पूछते हैं, या फिर ये आपके लिए एक्स्ट्रा कॉस्ट थी. चलिए नेक्स्ट कॉस्ट है, वो है प्री डिटरमाइंड कॉस्ट, जिसको आप बोल सकते हो एस्टिमेटेड. एक और नाम स्टैंडर्ड कॉस्ट. ये आपको TY BCom सेमेस्टर 6 में 100% आने वाला है. तो इसको देख लेते हैं. द कॉस्ट विच आर एस्टिमेटेड एंड फिक्स्ड बिफोर द प्रोडक्शन starts are called predetermined cost. Generally they are based on past experience. यहाँ पे हमें पहली 2 लाइन में मीनिंग समझाया है, तो उसमें ये कहा गया है ऐसी कॉस्ट जो पहले से ही एस्टिमेट की जाती है बिफोर स्टार्ट अ प्रोडक्शन होने से पहले अगर आप उसको ढूंढते हो तो वो आपके लिए प्री डिटरमाइंड है. हिस्टोरिकल से एग्जैक्ट उल्टा, तो ये प्रोडक्शन होने से पहले फाइंड आउट करता है. तो ऐसी कॉस्ट कैसे डिसाइड होती है? तो जनरली अगर आप एक्सपीरियंस पर्सन हो तो ऐसे पहले कॉस्ट डिटरमाइन कर सकते हो. राइट? इसके बारे में और भी जानकारी लेने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है.
तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट एक्स्ट्रा कॉस्ट में है इनपुटेड और नेशनल और हाइपोथेटिकल कॉस्ट। बहुत ही डिफरेंट कॉस्ट है, इसका मीनिंग समझना ज़रूरी है। These are the costs which do not involve any case outlay. They are not included in the cost account but important for taking into consideration while making a management decision. For example, the salary of proprietor or a partner of a partnership firm, rented value of companies, ओनर प्रॉपर्टी एक्सेट्रा। देखो यहाँ पे हाइपोथेटिकल नेशनल कॉस्ट का मीनिंग क्या बताया गया हमें, ऐसी कॉस्ट जो हम कैश आउटले यानी कैश में पेड नहीं करते, बट जो अकाउंट में जब हम कोई भी डिसीजन लेते हैं ना, मैनेजरल डिसीजन, तो उसके लिए वो कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब जिसको कैश में पेमेंट नहीं कर रहे हो फिर भी वो कॉस्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसी कौन कौन सी कॉस्ट होती है, जैसे कि अगर आप प्रोपराइटर हो, आप एज अ पार्टनरशिप में काम कर रहे हो, तो पार्टनर को सैलरी प्रोवाइड कर रहे हो। फिर रेंटेड वैल्यू है, कंपनी की ओन प्रॉपर्टी है, पर अगर वो कंपनी को जो कंपनी का बिल्डिंग है वो खुद का है और फिर भी आप मान के चलते हो कि अगर ये रेंट पे होती तो हमें पे करना पड़ता, तो एक तरह की वो हाइपोथेटिकल आपने सोच के रखा, अगर ये होता तो हमें ये करना पड़ता, तो दैट इज़ योर हाइपोथेटिकल कॉस्ट। मतलब जो कॉस्ट है नहीं, एक्चुअली वो कैश में पेड नहीं करते, फिर भी आप उसको कॉस्ट कंसिडर करते हो, दैट इज़ योर हाइपोथेटिकल कॉस्ट। जो सैलरी प्रोपराइटर को मिलती है यानी जो कंपनी का मालिक है, हाँ, वो उसको उसमें से सैलरी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो खुद का ही फॉर्म है, फिर भी वो लोग लेंगे। क्यों वो लेंगे फॉर्म में से, ताकि वो उनका ट्रांजेक्शन दिखे, तो मतलब खुद का ही है, फिर भी वो कैश में आउटले नहीं होता, पर उसको कॉस्ट तो गिना ही जाएगा, राइट। चलिए घुमा फिरा के एक जैसे मीनिंग आएंगे। अब नेक्स्ट कॉस्ट भी आगे इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं आ चुका है, कंट्रोलेबल एंड अनकंट्रोलेबल कॉस्ट, बट अलग अलग नाम से है, तो इसको भी देख लेते हैं। सिंपल मीनिंग है, कंट्रोलेबल कॉस्ट आर दोज कॉस्ट विच कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द एक्शन ऑफ अ स्पेसिफिक मेंबर्स ऑफ एन अंडरटेकिंग। Cost which cannot be influenced by there are terms are as uncontrollable cost। भाई जिस कॉस्ट को इन्फ्लुएंस किया जा सकता है, मतलब आप स्पेसिफिकली कोई भी डिसीजन लोगे या फिर कोई काम करोगे तो जिसको कंट्रोल किया जा सके, दैट इज़ योर कंट्रोलेबल। अगर आपकी कॉस्ट को इन्फ्लुएंस ना कर सके यानी कॉस्ट को कोई इफेक्ट नहीं होता, तो वो अनकंट्रोलेबल कॉस्ट है। इफेक्ट हो तो कंट्रोलेबल, इफेक्ट ना हो तो अनकंट्रोलेबल। चले नेक्स्ट कॉस्ट की तरफ आगे बढ़ता है, दैट इज़ योर स्टेप कॉस्ट। नाम में मीनिंग छुपा हुआ है स्टेप कॉस्ट, पर बहुत अच्छी तरीके से हम इसको समझेंगे। It is the cost that remain constant in total over the small range of activity. The step cost is that a part of total cost which is fixed and nature only within a small segment of total range of activity. Block supervision cost, higher charges per bus एक्सेट्रा मे बी टर्म्ड एज स्टेप कॉस्ट। देखो यहाँ पे क्या बताया गया है स्टेप कॉस्ट के बारे में, ऐसी कॉस्ट जो रिमेन कांस्टेंट, जो कांस्टेंट रहती है, मतलब बदलती नहीं है। कब नहीं बदलती है? ओवर द स्मॉल रेंज ऑफ एक्टिविटी, छोटे छोटे टुकड़ों में जब आप काम करते हो ना, स्टेप बाय स्टेप जिसको हम बोल सकते हैं, तो उस स्टेप में वो रिमेन कांस्टेंट रहती है। ऑल ओवर चेंज हो सकती है बट वो टुकड़ों में कैसी रहती है, सेम रहती है, तो उसको हम बोलेंगे स्टेप कॉस्ट। चलो यहाँ पे एग्जांपल है ब्लॉक सुपरविजन कॉस्ट, यानी अगर आप एग्जामिनेशन चला रहे हो तो उसमें आपके लिए सुपरवाइज़र रखने पड़ता है, तो वो जो सुपरवाइज़र एक्सपेंसेस है ना, वो आपके लिए स्टेप कॉस्ट है। इसको स्टेप कॉस्ट क्यों बोला जाता है, फिक्स कॉस्ट नहीं कह सकते, तो आप उसको समझो एग्जाम्पल के थ्रू। अगर आपकी कॉलेज जो है जहाँ पे आपका नंबर आया है एग्ज़ाम में, उसमें अलग अलग 10 ब्लॉक्स है और एक ब्लॉक में आप 30 स्टूडेंट रख सकते हो। कितने स्टूडेंट रख सकते हो? 30। तो 30 के हिसाब से अगर आप 10 ब्लॉक को मान के चलो तो 300 स्टूडेंट होंगे, राइट। पर यूनिवर्सिटी में जिसका नंबर है वो वहाँ पे 310 स्टूडेंट का नंबर है। कितने स्टूडेंट का नंबर है? 310। 10 ब्लॉक के अलावा आपको एक और ब्लॉक रखना पड़ेगा जिसमें 10 ही स्टूडेंट होंगे। कितने स्टूडेंट होंगे? सिर्फ 10 स्टूडेंट।
तो मतलब 10 स्टूडेंट के ऊपर भी सुपरवाइजर तो एक लगेगा ही ना, 10 ब्लॉक में 10 सुपरवाइजर तो है ही, पर ऊपर के जो सिर्फ 10 स्टूडेंट है उसके लिए भी अलग से सुपरवाइजर, भले पूरे 30 ना हो एक ब्लॉक में, पर 10 स्टूडेंट तो है तो 10 के लिए तो सुपरवाइजर चाहिए होगा, तो उसको हम बोलेंगे स्टेप कॉस्ट। समझ रहे हो? तो जो कॉस्ट पर्टिकुलर एक्टिविटी में स्मॉल सेगमेंट में कंटिन्यू रहती है, रिमेन सेम रहती है, उसको हम स्टेप कॉस्ट बोलेंगे। चलिए लास्ट की एक दो कॉस्ट, जिसमें है प्रोडक्ट कॉस्ट। द कॉस्ट विच इज डायरेक्टली connected with any job, process or department of production is called product cost. For example, material wages which is directly connected with the production, यानी कि यहाँ पर ये बताया गया है कि ऐसे कॉस्ट जो डायरेक्टली किसी भी जॉब, प्रोसेस या फिर प्रोडक्शन के साथ जुड़ा हुआ है, जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा, मटेरियल बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो वेजेस भी बढ़ेगा, तो उसको हम बोल सकते हैं प्रोडक्ट कॉस्ट, यानी प्रोडक्ट बनाने की कॉस्ट। इसको हम दूसरे नाम में मैन्युफैक्चरर कॉस्ट भी बोल सकते हैं, फैक्ट्री कॉस्ट भी बोल सकते हैं, बहुत सारे नाम हैं। प्रोडक्शन कॉस्ट भी बोल सकते हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट, मैन्युफैक्चरर कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, सब कुछ एक जैसा। तो ये आपने कहीं ना कहीं SY में पढ़ा हुआ है। चलिए नेक्स्ट, इससे एग्जैक्ट अलग पीरियड कॉस्ट। पीरियड यानी टाइम पीरियड, तो अब टाइम के साथ कनेक्शन होगा इसका। द कॉस्ट विच इज फिक्स्ड नेचर एंड रिलेटेड विद द टाइम बेसिस, देन इट इज कॉल्ड पीरियड कॉस्ट। एग्जाम्पल, रेंट, सैलरी विच इज compulsory to continue business, it is indirectly connected with business, which is also known as पीरियड और अ फिक्स कॉस्ट। देखो पीरियड कॉस्ट यानी टाइम पीरियड के हिसाब से जो कॉस्ट नेचुरली इंकर्ड होती है, फिक्स होती है, ऐसी कॉस्ट को हम पीरियड कॉस्ट बोलेंगे। जैसे रेंट और सैलरी, आपको बिजनेस चलाने के लिए रेंट देना पड़ेगा, लोगों को सैलरी देनी पड़ेगी। जो बिजनेस के साथ डायरेक्टली जुड़ा हुआ नहीं है पर इनडायरेक्टली तो वो प्रोडक्शन के साथ जुड़ा हुआ है, तो ऐसी कॉस्ट जो जिसको हम फिक्स कॉस्ट भी बोल सकते हैं, दैट इज़ योर पीरियड कॉस्ट, जिसका डायरेक्ट कनेक्शन आपके प्रोडक्शन के साथ है। क्लियर? चलिए तो देखते ही ये डिसीजन मेकिंग में जितने भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है सारे हो गए, पर मोस्ट प्रॉबेबली ये चैप्टर में से 7 मार्क्स की थियोरी आती है, ये आपको पता होना चाहिए। 10 और ये चैप्टर में से आपको एक से ज़्यादा डेफिनेशन पूछेंगे, तो सारी डेफिनेशन अच्छे से रीड करना आपको ज़रूरी है। चलिए प्रोबेबली ये चैप्टर में से अब बारी आती है इम्पॉर्टेंट MCQ की। तो जनरली आपको मैं बता दूं कि मार्जिनल कॉस्टिंग में से मोस्टली यहाँ पे MCQ रखता है। डिसीजन मेकिंग में तो MCQ बहुत ही गिने चुने होते हैं, राइट? तो इसमें से MCQ कम निकलते हैं, पर जितने भी अब तक पूछे हैं वो सारे MCQs यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूँ। फर्स्ट MCQ, रिलेवेंट कॉस्ट इज ऑप्शन संक कॉस्ट, नेशनल कॉस्ट, फिर है स्टेप कॉस्ट और नन ऑफ अबाउ। रिलेवेंट कॉस्ट जो हमने सबसे पहले पढ़ा था, यानी कि जो कॉस्ट आपके डिसीजन के कारण इफेक्ट होता है तो वो आपके लिए रिलेवेंट कॉस्ट है। चलिए संक कॉस्ट का इफेक्ट होता है? बिल्कुल नहीं। संक कॉस्ट तो जो पास में हो जाती है वो है। नेशनल कॉस्ट वो भी नहीं, स्टेप कॉस्ट वो भी नहीं, तो इसमें से एक भी नहीं। देखो यहाँ पे ना रिलेवेंट कॉस्ट वो उनके लिए हॉट फेवरेबल है, यानी बहुत ही ज़्यादा रिपीटेडली पूछा है। तीनों के तीनों MCQ, आज भी मैं जो भी MCQ लूँगा ना वो रिलेवेंट कॉस्ट के। ये देखो दूसरा MCQ आ रहा है, वो है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट आर यूजुअली नॉट रिलेवेंट कॉस्ट। उसमें सबसे पहला ऑप्शन संक कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, एंड थर्ड इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट, और डी इंक्रीमेंटल वेरिएबल कॉस्ट। यहाँ पे ये बताया गया है कि नीचे में से कौन सा रिलेवेंट कॉस्ट नहीं है। तो रिलेवेंट का ही बारे में MCQ निकला, तो रिलेवेंट कौन सा नहीं है? देखो जो है वो मैं बता देता हूँ। अपॉर्चुनिटी यानी कि आपके पास अगर अलग अलग अल्टरनेटिव है, आप एक अल्टरनेटिव सिलेक्ट करोगे, दूसरे की इनकम याद आ रहा है, अभी आज ही पढ़ा है। तो अपॉर्चुनिटी यानी कि आपके डिसीजन के कारण इफेक्ट होगा, तो आपके लिए रिलेवेंट हुआ ना। इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट, याद करो इंक्रीमेंटल कॉस्ट का मीनिंग, जो कॉस्ट प्रोडक्शन के साथ इंक्रीज होती है, तो उसको हम बोल सकते हैं ना कि वो भी आपके डिसीजन के कारण आपने प्रोडक्शन बढ़ाया तो कॉस्ट बढ़ी, तो वो भी रिलेवेंट हुआ ना। तो कौन सा इनरिलेवेंट है? संक कॉस्ट, वो आपके डिसीजन के कारण इफेक्ट नहीं होता, तो वो आपके लिए रिलेवेंट कॉस्ट नहीं है। देखो MCQ पहले आराम से क्वेश्चन को समझो फिर आंसर सिलेक्ट करो। कई बच्चे ना तुरंत आंसर सिलेक्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या बता रहा है? कौन सी रिलेवेंट कॉस्ट नहीं है,
राइट। चलिए अब इसका एक और एमसीक्यू भी देख लेते हैं। रिलेवेंट कॉस्ट इज डैश, यानी रिलेवेंट कॉस्ट क्या है, तो फर्स्ट अन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, दूसरा असंक कॉस्ट, और तीसरा नेशनल कॉस्ट, और नन ऑफ दिस। इसमें ये बताया गया है कि नीचे में से कौन सा रिलेवेंट कॉस्ट है, तो अभी मैंने समझाया अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आंसर आएगा ए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी जिसमें अलग अलग अल्टरनेटिव होती है, आप एक अल्टरनेटिव सिलेक्ट करते हो, दूसरे की इनकम फॉरगॉन करनी पड़ती है, तो जो दूसरा ऑप्शन की इनकम होती है वो फर्स्ट के लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। तो आपके डिसीजन के कारण ही वो कॉस्ट हुआ ना, तो वो आपके लिए क्या है, रिलेवेंट कॉस्ट। क्लियर। सारे एमसीक्यू यहीं पे ख़त्म होते हैं, छोटू चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। इसका नाम है डिसीजन मेकिंग। यूनिट नंबर 3 में यह टॉपिक आपको आएगा। तो कॉस्ट एंड फिनेंस का ये छोटू सा चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। जय माता जी ऑल ऑफ यू। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.